आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है क्लास 9th से, तो हम क्लास 9th की आज एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे आपको दोबारा अगर जाके आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ नया मिलेगा। ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो उन स्टूडेंट्स को इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आपका कभी ये सब्जेक्ट रहा भी नहीं है स्टार्ट से, तब भी ऐसे एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को जिससे आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो, उस चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो एक उन्होंने गांव लिया है पालमपुर और उसकी मदद से इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। कैसे इकोनॉमिक्स के डिफरेंट सेक्टर से ट्रांजिशन होता है, प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की बात की गई है। प्रोडक्शन को जनरेट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनके फैक्टर्स की क्या आवश्यकता होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट को इसमें इजीली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 9th का। पहले आइए जान लेते हैं पालमपुर विलेज के बारे में कुछ। पालमपुर विलेज जो है वहाँ पे फार्मिंग यानी कि खेती जो है, कृषि वहाँ का मेन एक्टिविटी है। सबसे ज़्यादा यही एक्टिविटी रोल प्ले करती है वहाँ के जीविका के लिए। और अदर थोड़ी बहुत एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे जैकरी का किसी ने प्लांट लगा दिया, और उसके अलावा डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन मेन एक्टिविटी वहाँ पर फार्मिंग है। तो फार्मिंग है, अब आगे देखेंगे फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। अब क्या है कि यहाँ पे इस गांव की ये खासियत है कि यहाँ पे रोड, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, इरिगेशन, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर ठीक तरीके से डेवलप्ड हैं। ठीक है, इन सारे सिस्टम से ये मान के चलना है कि ये स्कूल का ये चीज़ें डेवलप्ड है। अब देख लेते हैं ये पालमपुर जो विलेज की केस स्टडी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। एक थे गिलबर्ट इटेने, उन्होंने वेस्टर्न यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, उसी का एक गांव था, उस पर एक रिसर्च की थी। उसके बाद ये पालमपुर स्टोरी उन्होंने राइट करी थी अपने जर्नल में। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है। तो मेन पहले देख लेते हैं प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। प्रोडक्शन कभी भी हो रहा होगा तो इसका लक्ष्य यही होगा कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिनकी हमें आवश्यकता है ऐसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। अब ये आपको पता चल गया, आपका एम उद्देश्य क्या है वो पता चल गया। अब इस एम के लिए आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की पड़ेगी, तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं कि प्रोडक्शन में उन चीज़ों क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको लैंड चाहिए। ठीक है, अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे क्या हो गया, वाटर चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब इस लैंड पे काम करने के लिए लोग भी चाहिए, यानी कि लेबर चाहिए। अब उस काम पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का लेबर चाहिए, स्किल चाहिए या अनस्किल भी चलेगा। ठीक है, अगर कुछ फिजिकल वर्क करना है तो अनस्किल भी चल जाएगा, लेकिन अगर कुछ टेक्निकल वर्क करना है तो आपके लिए लेबर को आपको ट्रेनिंग भी दी होनी चाहिए, जिससे कि उसका स्किल हो उसके पास कुछ। नेक्स्ट आपके को चाहिए फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है बात करते हैं, जैसे टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, इन सबको क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और इनको फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। फिक्स कैपिटल क्यों है ये, क्योंकि एक बार आपने लगाया उसके बाद इससे बहुत सालों तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक साल में ये वेस्ट नहीं हो जाएगा, यानी साल दर साल आपका ये फिक्स कैपिटल यूज़ होती रहती है, इसीलिए इसको फिजिकल कैपिटल को फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका जनरेटर आ जाएगा, टरबाइन आ जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट आप देखेंगे रॉ मटेरियल होना चाहिए आपके पास, जिस चीज़ से आपको प्रोडक्शन करनी है उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए। यानी कि अगर आप जैगरी बनाने का लगा रहे हो फैक्ट्री, तो आपके पास क्या होना चाहिए, शुगर केन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। जिस तरह की इंडस्ट्री लगा रहे हो उस तरीके का आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और आपके पास पैसा होना चाहिए हाथ में। जो पैसा, ये जो रॉ मटेरियल हैं और मनी इन हैंड, इनको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे, क्योंकि बिना इनके आपका काम शुरू नहीं हो सकता है। एग्जांपल जैसे अगर कोई वीवर है, उसको यार्न चाहिए,
ठीक है, उसका रॉ मटेरियल यार्न हो जाएगा। पॉटर का रॉ मटेरियल क्ले हो जाएगा, बिना क्ले के पॉटर कुछ क्या बनाएगा, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज एंड इंटरप्राइज चाहिए, जिसको ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। जब कोई ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा स्किल को एक्वायर कर लेता है तो उसका जो है अलग ही वैल्यू होती है कैपिटल क्रिएशन में। आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है कि जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो किस तरीके से होंगे। उनके लिए आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए और ह्यूमन कैपिटल चाहिए। तो बिना इन्हीं सबको कंबाइन करके ही आपका कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो इन यानी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स से आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विलेज पालमपुर पर, जिसके थ्रू बहुत सारी समस्याओं को बताने की कोशिश की गई है और उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो भी उस मुद्दे पे भी बात की जाएगी। तो देखो, एक बड़ी समस्या आ गई, अगर लार्ज पॉपुलेशन आपकी फार्मिंग में लगी हुई है, ठीक है, फार्मिंग वर्क में लगी हुई है, देन आपके पास एक समस्या है कि लैंड आपकी फिक्स है, ठीक है, लैंड आपकी फिक्स है और आपके पास 75% जो आपकी पूरी जनता है, पूरे पॉपुलेशन का 75% या तो वो फार्मर है या फार्म लेबरर है, ठीक है, वहाँ पे। और 1960 से क्या हुआ कि कल्टिवेटेड एरिया में कोई नाम मात्र का ही एक्सपेंशन हुआ है। कुछ वेस्ट लैंड ही थी जिनको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया, बाकी कुछ खास एक्सपेंशन आप इसमें कर नहीं सकते क्योंकि ये तो लैंड आपकी फिक्स है। और एक यहाँ पर नोट पॉइंट बता दूं कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है लैंड को मेजर करने की वो हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, पर लोकल यूनिट में बीघा और क्विंथा भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे समस्या आपको दिख गई कि लैंड आपका फिक्स है, ठीक है, अब आपको उसी लैंड पे प्रोडक्शन बढ़ाने के ही कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तो इसीलिए उस पर आगे बात होगी। जैसे है क्या, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब लैंड तो आपको फिक्स है, आपने देख ली, अब क्या करना, उसी सेम लैंड पे कोई तरीका ऐसा है जिससे हम उस सेम लैंड पे अधिक अनाज ग्रो कर सकें। तो जैसे आप 3 सीजन होते हैं फार्मिंग में, एक आपका रेनी सीजन होता है जिसे आप खरीफ भी कहते हैं, जिसमें आप ज्वार, बाजरा भी का बोया जाता है, ठीक है, ये फसल उगाई जाती है। ज्वार को यूज एज इनको कैटल फीड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद पोटैटो उगा सकते हैं अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है, उसके बाद विंटर सीजन में, रबी में जिसे कहते हैं उसमें वीट उगा, यानी कि एक ईयर में आपके 3 सीजन में 3 फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से एक प्रोडक्शन एक तरीके से ये बढ़ ही रहा है ना, आपको देखने में लग ही रहा होगा कि एक साल में जहाँ एक फसल लोग उगाते हैं 3-3 चीज़ें हो रही हैं, तो एक तरीका ये होगा कि प्रोडक्शन इससे बढ़ाया जा सकता है। शुगर केन क्या है, साल में एक ही बार हार्वेस्ट की जाती है, इसका इस्तेमाल ही जैगरी बनाने में करता है। शुगर केन जो है रॉ मटेरियल है और इससे जैगरी बनता है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जिनका हम कंजम्पशन करते हैं। अब देखो, अगर आपको 3 क्रॉप्स एक सीजन में करनी है तो ज़रूरी नहीं है, हर लैंड पे ये चीज़ नहीं हो सकती है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। पहले क्या होता था, यहाँ पे एक बेसिक है कि अगर आप इसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले पर्सियन व्हील्स यूज होते थे कुएँ से पानी निकालने के लिए, और उसका इस्तेमाल छोटे फील्ड्स के लिए ही, लेकिन ये उपयोगी होगा, बड़े फील्ड्स के लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा। पर्सियन व्हील का इस्तेमाल करके कुएं से पानी निकाल के छोटे फील्ड्स को इरिगेट किया जाता था। अब क्या है, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबल्स आ गए, अब ये लार्जर एरिया को इफेक्टिवली इरिगेट कर सकते। एक तरीके से क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। सेम अब जो लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, हर साल प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, अब इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल आने से क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। पर उन्हीं एरिया को फ़ायदा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी। अब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं अवेलेबल होगी वहाँ इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल क्या करेंगे, ठीक है। अब पहले गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टॉल करे ट्यूबवेल्स, उसके बाद मिड 1970s तक प्राइवेट लोगों ने भी 200 हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया, अब मतलब प्राइवेट लोगों ने कर दिया, वहाँ भी ट्यूबवेल लगाया, जिससे 200 हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया डेवलप हुआ। ट्यूबवेल्स आल्सो स्टार्टेड मतलब ये प्राइवेट लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि इस समय टोटल, जब ये बात है, जबकि एनसीईआरटी है ये, तो उस समय का डाटा दिया हुआ है कि 40% जो लैंड हमारी है इस समय वो इरिगेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ बात हो रही है कि आपको अगर एक ही पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो एक ही तरीका है कि आप एक से ज़्यादा क्रॉप को बोएं और उससे रिजल्ट लें। ठीक है, देखो एक डेटा भी दिया है, इस तरह से आप मेंस में आप अपना आंसर बहुत ही यूनिक बना सकते हैं। जैसे है कल्टिवेटेड एरिया का 1 मिलियन हेक्टेयर में चार्ट दिया गया है। 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया था वो आपका कल्टिवेबल एरिया था। अब ये 2011 के आसपास ये 140 ही हुआ, मतलब इतने 60 ईयर्स में 20 मिलियन हेक्टेयर का ही इंक्रीज हुआ है। तो ये आप देख लीजिए कि लैंड किस तरीके से फिक्स है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, यानी कि यील्ड को ही बढ़ाने पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 का ये जो चार्ट था उस पर बेस था ये। ठीक है, अब क्या तरीके हो सकते हैं इंक्रीज करने के प्रोडक्शन, सेम लैंड पे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के तरीके देखते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात पहले ही कर ली थी यहाँ पे कि रेनी सीजन में कुछ कर लो, उसके बाद आपका फॉलोड बाई कोई और कर लो, उसके बाद रबी सीजन में कुछ कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका खरीफ, रबी और जायद तीन सीजन है, तीनों सीजन में अगर 3 डिफरेंट क्रॉप्स आप करते हैं, उगाते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है, ज़्यादा मिल रही, फ़ायदा हो रहा। अब दूसरा तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इस्तेमाल करना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यील्ड जानते हैं। यील्ड क्या होगा, सिंपल सी बात है कि यील्ड क्या है कि सेम लैंड पे, ठीक है, एक गिवन पीस ऑफ लैंड है, उस पर एक सीजन में जितना क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। ठीक है, 1960 तक क्या था, ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ होते थे जिनकी यील्ड क्या थी, बहुत ही लो थी, बहुत कम थी। इसीलिए अब क्या करेंगे, और लेकिन इनका एक फ़ायदा था कि इसको इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती थी और इनमें खाद की ज़रूरत जो है नॉर्मल उनके काऊ डंग से हो जाती थी, अदर नेचुरल जो मैन्योर्स होते थे उन्हीं से हो जाती थी, अलग से कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से कॉस्ट कम आती थी फार्मिंग में, क्योंकि इरिगेशन की कम ज़रूरत है, खाद अलग से फर्टिलाइज़र चाहिए नहीं, उन्हीं जो घर में अवेलेबल है उनसे काम हो जाता था। ठीक है, ये तो फार्मर को बाय नहीं करना पड़ता था, यानी कि छोटे किसानों को खेती करने में ज़्यादा खास दिक्कत आती नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन की जो डेवलप हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हुई लेट 1960 में। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हुई, इसके अंदर क्या हुआ, वही जो मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम की बात हो रही है वो उसके बारे में देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए हाई यील्ड वैरायटी सीड चाहिए, यानी कि सीड भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। अदरवाइज़ पहले फार्मर्स जो होता था एक सीजन में जो हुआ उसमें से थोड़ा रख लेते थे और वही इस्तेमाल करते थे अगली बार उस सीड की तरह। अब लेकिन आपको सीड भी खरीदना पड़ेगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड, और इसको इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड चाहिए होंगे इसके लिए। ठीक है, और बेसिकली ये जो सफल हुआ वो वीट और राइस पे ही हुआ। अब इसमें क्या हुआ, ये सारी चीज़ें करने से, ग्रीन रिवोल्यूशन का इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि एक सिंगल प्लांट से मोर यानी ग्रेटर ग्रेन्स मिलने लगे रादर जो पहले मिलते थे उसके कंपेरिजन में। तो सबसे पहले इस ग्रीन रिवोल्यूशन को, ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, इसको किसने इस्तेमाल किया था, सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों ने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिजल्ट एक मैप के थ्रू ये समझ लेते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ। जो यील्ड ऑफ वीट 1300 kg पर हेक्टेयर हुआ करती थी ट्रेडिशनल सीड के थ्रू, अब ये 3200 kg पर हेक्टेयर हो गई जब आपने हाई यील्ड वैरायटी सीड का इस्तेमाल किया और फर्टिलाइज़र बाकी चीज़ों को इस्तेमाल किया सही से, तो इतना ज़्यादा बढ़ गया। बट क्या है, अगर यहीं से ये वीट पे हमने एक कंपेरिजन देख लिया कि वीट में कितना इंक्रीज आया, 1300 से 3200 हो गया। बट अब अगर हम वीट और पल्सेस को कंपेयर करें इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है, ये ग्राफ जो है वीट और ये नीचे ईयर दिया हुआ है और ऊपर कितना प्रोडक्शन हुआ वो चीज़ दिया हुआ, उसका चार्ट है ये। तो इसके मिलियन टन्स में दिया हुआ है प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1965-66 में दोनों में 10 मिलियन टन हो रहा था, पल्सेस भी और वीट भी। अब क्या हुआ कि ये जो आपका पल्सेस है, पल्सेस 10 से 19 ही जा पाया। ठीक है, यानी कि 9 का इंक्रीज़ हुआ 1965 से लेकर के 2013-14 में। बट अगर यही बात करें वीट की, तो वीट 96 तक चला गया। सोचो, मतलब टोटल 86 मिलियन टन का जो है आपको फ़ायदा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का जो ये इस्तेमाल करने से गेहूं को और चावल को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसकी फसल को उतना
पल्सेस को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक समस्या इसके साथ और थी कि जो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो उनको उनको उनमें खेती स्टार्ट करने के लिए फार्मर्स को ज़्यादा पहले से ही कैश चाहिए, उसके हाथ में ज़्यादा कैश होना चाहिए। एक समस्या ये आ रही, तो यहाँ से आपको समस्या भी दिख रही है। ठीक है, फ़ायदा अगर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो आपको नुकसान भी दिख रहा है कि ये आपको मोर कैपिटल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मोर कैपिटल, ये इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, धीरे धीरे आप यहाँ से कीवर्ड पकड़ना भी सीख जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विल दी लैंड सस्टेन। अब इसमें एक समस्या और आएगी कि इतना ज़्यादा हम अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लैंड को, तो क्या उसकी वो लैंड सस्टेन रहेगी। ठीक है, उस पर बात करेंगे। मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स है उन्होंने क्या करा, नेचुरल रिसोर्सेज बेस को बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ किया। इसकी वजह से इसमें कमियां देखने को मिली। ग्रीन रिवोल्यूशन का नुकसान क्या क्या हुआ देखिए। इससे क्या हुआ, सॉइल फर्टिलिटी का लॉस हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें क्या हुआ कि कंटिन्यूअस यूज़ किया हमने ग्राउंड वाटर का ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए, जिससे क्या हुआ कि वाटर टेबल आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज, ग्राउंड से नीचे चला गया। अब क्या हुआ कि इस सॉयल को बनने में और ये ग्राउंड वाटर को बनने में बहुत साल लगे हैं इनको बनने में। अगर ऐसे हम ओवर यूज़ करके इसको वेस्ट कर देंगे, एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको दोबारा रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, ये लॉस बाद में समझ में आया, इसलिए अब हम दोबारा से मूव कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स पे कि हम मैन्योर्स का इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें होने लगी हैं। सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन भी चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका इम्पैक्ट आया उसका हमने बाद में सोल्यूशन भी ढूंढा है, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब एक समस्या और थी इसकी, वो समस्या देख लेते हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर के जो किसान हैं उनके बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो चीज़ देखते हैं। अगर कल्टिवेटेड एरिया देखें तो स्मॉल और फार्मर्स का प्रपोर्शन है 36% और बाकी जो है किसानों के 64% कल्टिवेबल एरिया उनका है। और नंबर ऑफ फार्मर देखें तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स केवल 20% है और छोटे किसान 80% है। यानी कि 20% लोगों को 64% एरिया मिल गया है और 80% लोगों को केवल 36% एरिया। ये 2030 का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डाटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो एक तरीके से एक डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी भी दिख रही है। अगर सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक समस्या यहाँ आपको और देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखो, एक मैंने डायग्राम के थ्रू बस ये चीज़ पहले भी आपको एक्सप्लेन की है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड यानी MFM शॉर्ट फॉर्म में कहें, इसमें क्या क्या चाहिए आपको, HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स चाहिए आपको, फर्टिलाइज़र चाहिए, फार्म मशीनरी चाहिए, जैसे फार्म मशीनरी क्या ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके लिए उस ट्रैक्टर के लिए आपको डीजल डालना पड़ेगा, तो डीजल की जरूरत पड़ेगी। इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन कनाल से भी हो सकती है, पंप सेट से हो सकती है, डैम से। अगर डैम बनाए जाएंगे तो इसका एक बेनिफिट और होगा, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इससे आपका मतलब स्कोर बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझने में भी आसानी होती है। अब देखते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से क्या हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करता है, ये मिनरल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये मिनरल क्या होंगे, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और ये तुरंत ही प्लांट को अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये लेकिन बहुत समय तक सॉइल में नहीं रहेंगे, सॉइल से ये स्केप कर जाएंगे। जब ये स्केप करेंगे तो क्या करेंगे, ये ग्राउंड वाटर को और रिवर्स को, लेक्स को पोल्यूट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके ये मिनरल्स वहाँ पे इनको पोल्यूट करेंगे। और क्या कर सकते हैं, ये ऑल्सो ये बैक्टीरिया और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में उनको मार सकते हैं। जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाएंगे, तो सॉइल क्या होगा, कुछ टाइम के बाद सॉइल क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी, जो पहले थी उससे लेस फर्टाइल हो जाएगी। ये बताया है डाउन टू अर्थ का सोर्स है ये चीज़, जो उसने ये रिसर्च किया था केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से क्या नुकसान हो रहा है, उस चीज़ पे इसने एक स्टडी की थी और बताया था। अब नेक्स्ट है, अब क्या है कि अब पंजाब में भी एक स्टडी की गई, ये ट्रिब्यून का सोर्स है, ट्रिब्यून चंडीगढ़ ने एक स्टडी करी थी, उसमें बताया सबसे ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ था, कंजप्शन, वो पंजाब में हुआ था।
ठीक है, जिससे क्या हुआ कि पंजाब में सॉइल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई। ठीक है, अब फार्मर्स को पुराना पहला जो उनको जाहिर सी बात है, जो पहले उनको प्रोडक्टिविटी मिलती थी, जो उनको गुड्स डेवलप होते थे, अब उन्हें फिर वही चाहिए। बट उतना डेवलप करने के लिए, उतना प्रोडक्शन करने के लिए अब और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी और इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर सेम आपको प्रोडक्शन लेवल पर अचीव करना है तो और चीज़ केमिकल फर्टिलाइज़र और इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और यही समस्या देखने को मिली थी, ये ट्रिब्यून में छपा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसमें आपको लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से कम है, वो तो खुद अपनी फैमिली के साथ अपना खुद का खेत जो फील्ड होगी उसको कल्टीवेट कर लेंगे। जो मीडियम लार्ज फार्मर्स होंगे वो हायर करेंगे लेबरर्स को। ठीक है, जिससे कि वो उनके फील्ड पे काम करें। और लेकिन अब यहाँ से एक समस्या और जनरेट होगी, सोशियोलॉजिकल समस्या जनरेट होगी कि जो ये फार्म वर्क है वो सीजनल है। ठीक है, वो एक कुछ सीजन के लिए, कुछ टाइम के लिए ही फिक्स होगा वो, उसके बाद वो होगा नहीं। तो अब रेगुलर वर्क मिल नहीं रहा तो एक माइग्रेशन की समस्या आ जाएगी लेबरर्स के लिए, जिनके पास बिल्कुल ही फील्ड नहीं है, जिनको बस लेबर वर्क करना है, उनको लेबर मिलेगा नहीं तो वो माइग्रेट करेंगे जहाँ पे कुछ काम उनको हर समय मिलता रहे पूरे सीजन में। अब कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग की बात करते हैं, तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो तो लार्ज फार्मर से बोरो करते हैं, या जो मनी लेंडर्स कुछ होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनसे बोरो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही अपने जो इनपुट की ज़रूरत पड़ती है कल्टीवेशन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और एक तरीके से यहाँ ये भी आया कि ये बहुत ज़्यादा रेट पे देते हैं, तो एक समस्या इनके छोटे किसानों के पास ये भी आ गई कि भाई कैपिटल ही उनके पास नहीं मिल रहा है। उसके बाद है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब स्मॉल फार्मर्स तो बेचारे कुछ पार्ट तो अपने फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेंगे, और जो थोड़ा बहुत बचेगा, ज़्यादा बचेगा ही नहीं, तो दूर मार्केट में जाएंगे ही क्यों, सीधे सरप्लस अपना लार्ज फार्मर्स को बेच देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उससे कर्ज ले रखा था बड़े फार्मर से, तो वो ही चुकाना होगा, तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वही समस्या इनके पास आ जाएगी, कोई कैपिटल इनके हाथ में नहीं होगा जिसको लगा के ये अगले साल का प्रोडक्शन, नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, खेती करने के लिए फिर इन्हें वही चक्र में फंसना पड़ेगा, फिर इन्हें लार्ज फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा या मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ेगा, जिससे कि वो उनसे बोरो करें और फिर उस मनी को लगाएं अपने फार्मिंग एक्टिविटी में, और फिर जिस प्रोडक्शन से जो चीज़ें मिलेंगी उसको अपने सेल्फ के लिए रखेंगे, और बाकी जो बचेगा वो मनी लेंडर को पैसा देने के लिए ही काम आ जाता है। ठीक है, तो एक समस्या छोटे किसानों के ऊपर दिख रही है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे नाबार्ड वगैरह का सिस्टम ला के काम करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि छोटे किसानों को लोन दिया जा सके। आगे बढ़ते हम, लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर क्या कर रहा है, उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को जो उसका प्रोडक्शन बचा उसने क्या किया, मार्केट को सप्लाई किया। अब इससे इसको पैसे मिले, इसने इस पैसे को बैंक अकाउंट में डाल दिया। अब इस पैसे का कुछ हिस्सा ये तो स्मॉल किसानों को देने के लिए निकाल लेगा, फिर कुछ पार्ट ये वर्किंग कैपिटल के लिए करेगा, जिससे कि नेक्स्ट सीजन में उसको मदद मिल सके, वो डेवलप करेगा, या कुछ और फिक्स कैपिटल जनरेट कर लेगा, जैसे कोई दूसरा ट्रैक्टर खरीद लिया, और उसके बाद अगर चाहे तो वो अपनी सेविंग का इस्तेमाल कुछ कैटल खरीद ले, ट्रक्स खरीद ले। ठीक है, शॉप्स बना सकता है, यानी कि यहाँ से जनरेट होता है। यानी कि जो बड़े किसान होंगे, जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा जो बचेगा वो उसका इस्तेमाल करके नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगेंगे। यानी कि एक शिफ्टिंग होता है, पहले प्राइमरी प्रोडक्शन, फिर सेकेंडरी होता है, फिर वही सेकेंडरी बंदा टर्सरी में लगता है। एक ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए, तभी ये इकोनॉमी सर्वाइव करती है। ठीक है, तो अब इसके पास लार्ज फार्मर के पास जो पैसे बचे उससे उसने अपना पैसा नॉन फार्म एक्टिविटी में लगाने की बात करी। तो नॉन फार्म एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, डेयरी आएगा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कोई जैगरी का यूनिट लगा ले, शुगर केन लेके जैगरी बनाए। ठीक है, शॉपकीपर कोई दुकान खोल लिया, ट्रांसपोर्ट जैसे रिक्शा ले लिया, टांगा ले लिया, जीप ले ली, ट्रैक्टर ले लिया, ट्रक ले लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आएंगी। इंडिया में एक समस्या ये आई कि इसमें जो है प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी जो है वो ग्रेजुअल मूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे सीधे जो प्राइमरी सेक्टर से निकले वो टर्सरी में चले गए। इसीलिए इंडिया जो है आज जितना तेज़ से चाइना ने डेवलप किया उतना तेज़ से इंडिया डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि आपका सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ
आपको कैपिटल लगानी है, बट बाद में उसका रिटर्न बहुत तेज़ी से मिलता है। अगर आप सभी लोग सर्विसेज देने लगेंगे, टर्सरी सेक्टर में बेसिकली सर्विसेज आती है, तो सर्विसेज देने के काम में लग जाएंगे, देन आपका जो बैलेंस है इकोनॉमी का वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। ये आपका पूरा जो है क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर जो था एनसीईआरटी का, वो पूरा मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि वीडियो फास्ट थी या कैसी थी, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट या चेंजेस लाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, मैंने मेन इसमें चीज़ें डाल दी हैं, सारी चीज़ें आपके ये मतलब एक तरीके से बेस को भी बना रहा है। और बेसिकली आप अगर जब मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग या पीवाईपी देखेंगे, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आपके मेंस में एग्रीकल्चर वाले ही सेक्शन से आ जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है। आप अपना कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक देने की कोशिश करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।